है गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोगों ने जो टेस्ट नंबर 6 था विजन का प्रीलिम्स का, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। ये सेकेंड वाला है, ठीक है। तो इसके 5 पार्ट हमने 5 टेस्ट सीरीज पहले ही सॉल्व कर रखे हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो मेरे जो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस पीडीएफ को मैंने बेहतर बनाने की कोशिश की है थोड़ा सा, तो ये अच्छा हो गया है। तो ये और भी हम लोगों के लिए खुशखबरी है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करना चालू करते हैं, ठीक है। और यार आप लोग लाइक नहीं करते, देखते इतने लोग वीडियो है लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो यार थोड़ा सा लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बताओ, आप लोगों के लिए इतना मैं कर रहा हूँ, मार्केट से टेस्ट सीरीज खरीद के लाता हूँ, उसका फिर स्कैन करवाता हूँ, उसके बाद जो है ये इसकी क्लीनेस लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। और आप लोग बस देख लेते हैं वीडियो, लाइक भी नहीं करते ना तो शेयर करते हैं। अरे थोड़ा से तो मोटिवेशन आए हमको, हैं। तो थोड़ा सा आप देखो, जब आप रहेंगे तब मैं रहूँगा, अगर आप नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो है मुझको बनाए रखो आप लोग, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलो, कोई नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें कहा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इस अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि इस जो कंपनी के भारत और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार अक्षुण्ण बना रखा, मतलब बना रहा था, ठीक है। और थर्ड है कि इस अधिनियम के तहत भारत से संबंधित राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रावधान किया गया था। तो देखो, थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया था ताकि जो उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। और ये जो चीन के साथ व्यापार था, ये भी इनका जो है रखा गया था, बिल्कुल वैसे ही रखा रहा था, ठीक है। ये लोग मतलब चीन के साथ इनका एकाधिकार अक्षुण्ण बना रहा था, ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है हमारा, क्योंकि इस अधिनियम में पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये 1784 का एक्ट जो था, ये लाया क्यों गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, इसी की कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। तो तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सही हो जाता है सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें कहा गया उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो आया था ट्रांसजेंडर जो अधिनियम आया था उसके बारे में। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि यह व्यक्ति को स्वयं अनुभव की गई लिंग पहचान के आधार पर मान्यता प्रदान करता है और जिला मजिस्ट्रेट के इसे प्रमाणन की आवश्यकता को समाप्त करता है, ठीक है। सेकेंड है कि यह सरकारी शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत सार्वजनिक नियोजन में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। और थर्ड वाला है कि यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय परिषद का उपबंध करता है। तो देखो, थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर हैं ये केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है, इनके लिए। और जो सेकेंड में कहा गया है तो ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जो इसमें शिक्षण में जो आरक्षण की बात की गई है, तो ये शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए इनको प्रोविज़न नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, शिक्षा और नियोजन के लिए जो इनकी पहुंच को जो है इनके जो अधिकार हैं उनको संरक्षित किया गया है, पहुंच सुनिश्चित की गई है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि लिंग पहचान का अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। तो ये तो इतना तक तो स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, लेकिन आगे जो कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के इसे प्रमाणन की आवश्यकता समाप्त करता है, तो नहीं, ये मजिस्ट्रेट ही प्रमाणित करेगा कि ये व्यक्ति ट्रांसजेंडर है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट केवल ये सही है इसमें, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि टर्टर सर्वाइवल अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह मतलब कछुओं की आबादी का संरक्षण करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबद्ध क्षेत्रों की एक पहल है, ठीक है। और सेकेंड है कि हाल ही में इसने कछुओं का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के लिए कुर्म मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था।
तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो ये टर्टल सर्वाइवल अलायंस है ये आपको देखने को मिलेगी जो IUCN है उसी के अंतर्गत ये मतलब एक मतलब नियंत्रित अवस्था में ये मतलब साधारणी प्रबंधन के लिए एक ये अलायंस बनाया गया है, ठीक है। उसी के अंतर्गत ये आप भी देखने को मिला है। तो जो ये आपको देखने को मिलेगी इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन टास्क नेटवर्क, सॉरी एक सेकेंड, इसमें है मतलब इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन टास्क नेटवर्क प्लस जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन कुरुम लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत इनका डाटाबेस तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात की जा रही है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। और ये जो टर्टल सर्वाइवल है ये हिंद प्रशांत महासागर के लिए नहीं है, जो ये हिंद प्रशांत की क्षेत्र की बात की जा रही है ये उसके उस क्षेत्र में भी नहीं संबंधित है, क्योंकि ये अलवणी जल के जो कछुए एशिया में देखे जाते हैं उन्हीं के संबंध में ये बनाया गया है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन भारतीय स्वतंत्रता लीग से संबंधित थे। तो इसमें बताना है कि कौन मतलब भारतीय स्वतंत्रता लीग से संबंधित है। तो फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है सुभाष चंद्र बोस। तो देखो इसे जवाहरलाल नेहरू मतलब पंडित जो सॉरी महात्मा गांधी हैं वो इससे संबंधित नहीं थे, और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और इनके साथ एक थे इनका नाम था श्रीनिवास अयंगर, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर 1928 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी इससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया, सी ऑप्शन, और ये एक सामाजिक संगठन के रूप में था, ठीक है। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये बताना है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है कि महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक शाही चार्टर यानी आदेश पत्र जारी करके कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए अनन्य विशेषाधिकार प्रदान किए थे, ठीक है। सेकेंड है कि जहांगीर कंपनी को फरमान प्रदान करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। और थर्ड है कि कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी। और थर्ड है कि कंपनी ने भारतीय उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं के लिए नवीन बाजार खोले थे, ठीक है। तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो देखो ये भी हमारा सही है, क्योंकि जो ये नवीन बाजार के लिए भी ये मतलब आए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इनका मेन मुद्दा यही था, ठीक है। और जहांगीर जो था इन्होंने पहला फरमान जारी किया था, ठीक है। और एलिजाबेथ जो थी, ठीक है, इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को अनन्य विशेषाधिकार देकर इसको मतलब ईस्टर्न कंट्री के लिए भेजा गया था, ठीक है। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा गलत है, क्योंकि हुगली में पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित नहीं की थी। इन्होंने जो आधिकारिक फैक्ट्री थी वो सूरत में 1613 में उसकी स्थापना इन्होंने की थी। और अगर बात की जाए उससे पहले मछलीपट्टनम में एक 1611 में फैक्ट्री स्थापित की थी, जो कि आधिकारिक रूप से वो मान्य नहीं थी, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहा गया है कि स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है इसे बंगाल और बिहार में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इससे बंगाल और बिहार में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया था। सेकेंड है कि इसके तहत जमींदारी को संपूर्ण भूमि का स्वामी बनाया गया था, ठीक है। और थर्ड है कि इसके तहत जमींदारों के अधिकार वंशानुगत और हस्तांतरणीय थे, ठीक है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट सही है ये, इसमें जो कहा गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है ये गलत है। इसको वॉरेन हेस्टिंग ने नहीं, स्थायी जो बंदोबस्त था इसे लॉन्च किया था 1893 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। सेकेंड जो है तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट देखने को मिलेगा सेकेंड वाला, इसमें जो कहा गया है तो ये हमारा जो संपूर्ण भूमि का स्वामी जमींदार को माना जाता था, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा गया है कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की निम्नलिखित आर्थिक नीतियों में से किन के कारण भारतीय
हस्तशिल्प का पतन हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क लगाया गया है। ठीक है, और सेकंड है कि ब्रिटेन ने सस्ते मशीन निर्मित वस्त्रों का आयात किया, और थर्ड है कि भारतीय दस्तकारों के लिए संरक्षण का अभाव था। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इनकी ऐसी नीति ही थी। इन्होंने 1813 में जो इनकी एक पक्षीय मुक्त व्यापार की नीति थी उसको लागू किया था 1813 के बाद। ठीक है, उसके अंतर्गत जो मतलब आयात किए जाते थे ब्रिटेन से भारत में जो वस्तु, उन पे बहुत कम ड्यूटी लगती थी। ठीक है, मतलब जो शुल्क था बहुत कम लगता था, लेकिन जो भारत से मतलब ब्रिटेन की तरफ कोई प्रोडक्ट जाता था तो उस पर हाई ड्यूटी लगा देते थे, जिससे यहाँ का जो हस्तशिल्प था वो खराब हो गया, मतलब गायब होने लगा था, लोग बेरोजगार होने लगे थे इन संबंधों में। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 58 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि लाइकेन जीवाणुओं और प्रोटोजोआ के मध्य सहजीवी संघ है। ठीक है, और सेकेंड है कि इसका पर्यावरण प्रदूषण का आकलन करने के लिए जैव संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और थर्ड है कि हाल ही में भारत का प्रथम लाइकेन उद्यान जो पश्चिमी घाट में विकसित किया गया है। तो देखो ये गलत है। ये जो भारत का जो प्रथम लाइकेन उद्यान पार्क है, ठीक है, ये अभी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये भारत का पहला है, इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे स्टेटमेंट बहुत जल्दी यूपीएससी पूछ लेती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला ये भी गलत है, क्योंकि ये प्रोटोजोआ के साथ सहजीवी संघ नहीं बनाता। ये कवक और जो शैवाल होते हैं उसके संग ये सहजीवी जो संघ बनाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसे जैव संकेतक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट ओनली सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है सेना, बी है पुलिस सुधार, सी है स्वास्थ्य, और डी है शिक्षा। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन है। इसमें जो शिक्षा है उसी के संबंध में ये बात की जा रही है। जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था ये शिक्षा के क्षेत्र में था। इनका मानना था, क्योंकि एक्चुअली था जिस समय शिक्षा का विकास इंडिया में होना था, उस समय इतना ज़्यादा उन लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं था शिक्षा पे। तो उन लोगों का मानना था कि जैसे शिक्षा और जो आधुनिक विचार हैं उनको उच्च और मध्यम वर्ग को दे दिया जाए तो वो निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे। जो निचले वर्ग में जो लोग रहते हैं उनको वो शिक्षित करेंगे और उनको मतलब जागरूक करेंगे। ठीक है, तो इसी को निस्यंदन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कहा गया है कि यह राष्ट्रीय उद्यान पहले वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यह एक सींग वाले गैंडे का सबसे बड़ा परिवास है। ठीक है, और हाल ही में विनाशकारी बाढ़ के कारण यह सुर्खियों में रहा, जिसमें कई जंगली जंतुओं की मृत्यु हो गई है। तो जो ऊपर ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो किस उद्यान के बारे में ये वर्णन करते हैं उसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन है मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और डी है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। जो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसी के संबंध में ये बात की जा रही है। इसी में जो अभी असम में ये देखने को मिली थी। ठीक है, ये असम में है राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ 9 गैंडों की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे हिरन और जीव जंतु मारे गए थे। ठीक है, उसी के संबंध में बहुत ज़्यादा न्यूज में था। तो ऐसे जो न्यूज में होते हैं वो यूपीएससी जरूर पूछती है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं का नारा दिया है। तो फर्स्ट है कि श्री नारायण गुरु, और बी है कि राजा मोहन राय, और सी है स्वामी दयानंद, डी है सहोदरन अय्यप्पन। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन है। ये सहोदरन अय्यप्पन थे, इन्होंने ही ये नारा दिया था। ये एक कह सकते हो समाज सुधारक थे। ठीक है, समाज सुधारक थे और बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनेता, सारे मतलब इनमें गुण विद्यमान थे। ठीक है, और समाज के लिए ये तत्पर रहते थे उसकी सेवा करने के लिए। तो उन्होंने ही ये ऐसा मतलब कहा था, ये नारा दिया था। तो ऐसे भी ये मतलब अच्छे स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट है हमारा 62 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अधिकांश रियासतों के शासकों ने विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। सेकेंड है कि यह विद्रोह मेरठ में सैन्य विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था। और थर्ड है कि बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह के दौरान हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। दिल्ली में इन्हें जो है बहादुर शाह जो थे जफर, इनको दिल्ली का मतलब हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो सैन्य विद्रोह देखने को मिला था ये मेरठ की छावनी से देखने को मिला था। ये एक सैन्य विद्रोह था, इसमें सैनिक ज़्यादा भाग ले रहे थे, सैनिक लोग, ठीक है। और ये 10 मई 1857 को देखने को मिला था, ठीक है। ये विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ था। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है। इसमें जो कहा है कि अधिकांश रियासतों ने इसमें विद्रोह में भाग लिया था, तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें जैसे होलकर थे, सिंधिया थे और इंदौर के जो थे, और ये जो सिख समुदाय थे, ये लोग सब अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रहे थे, ना कि उनका विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें उन्हीं के पक्ष में थी, ना कि इसका विरोध कर रही थी। तो ये दो स्टेटमेंट इसके सही हो गए, फर्स्ट वाला गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहा गया कि 1853 का प्रस्ताव संबंधित है। तो फर्स्ट है कि स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण से, ठीक है। सेकेंड है कि श्रम की स्थिति में सुधार के लिए, और सी है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी के स्थानांतरण के लिए, और डी है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कठोरतापूर्वक विनियमन के लिए, मतलब रेगुलेशन के लिए, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन है, जो ये स्थानीय सरकार में जो स्थानीय निकायों में वित्तीय हस्तांतरण की बात की जा रही थी कि उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जो स्थानीय सरकारें होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं, ठीक है, उनके संबंध में। तो ये रिपन ने इनका समर्थन किया था, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 64। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1931 के गांधी इरविन समझौते के उपबंध में सम्मिलित थे। तो गांधी इरविन समझौते में क्या क्या सम्मिलित था उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार, ठीक है। सेकेंड है कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई जो हिंसा के लिए दोषी नहीं थे, ठीक है। और थर्ड है कि पुलिस के अत्याचारों की सार्वजनिक जांच और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का अधिकार, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है थी। तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें देखो ये शांतिपूर्ण धरना की भी बात इसमें की गई थी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की भी बात की गई थी, और व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार की भी बात की गई थी। लेकिन जो पुलिस अत्याचारों की सार्वजनिक जांच की, इसमें कोई बात नहीं की गई थी, ठीक है। इसको स्वीकार नहीं किया गया था जो इस गांधी इरविन समझौते में, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है स्टेटमेंट। तो हमारा 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है। 1, 2, 4 हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और ये गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में, और इसी समझौते के बाद कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो ये भी फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 65। इसमें कहा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इस एक्ट का उद्देश्य भारत में भारतीय भाषा और अंग्रेजी समाचार पत्रों दोनों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता था, ठीक है। सेकेंड है कि इस एक्ट के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया था, जिसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी, ठीक है। और थर्ड है कि 1882 में लिटन द्वारा इस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। तो ये देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो लिटन ने इसको जो है लागू किया था, ना कि निरस्त किया था, ठीक है। इसको जो रिपन ने निरस्त किया, इसको रिपन ने निरस्त किया था, ना कि लिटन ने, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट हमारा। लेकिन सेकेंड वाला सही है, क्योंकि इसके जो मजिस्ट्रेट थे, जिला मजिस्ट्रेट, उसको दंडात्मक कार्रवाई के लिए जो अधिकार दिए गए थे, और प्रेस में जितने भी उसकी संपत्ति थी उसको जब्त करने का अधिकार भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। और फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसमें जो भारतीय भाषा और देसी भाषा के जो समाचार पत्र थे उन पे प्रतिबंध लगाने की मतलब बात की गई थी, ठीक है। लेकिन ये अंग्रेजी समाचार पत्रों के संबंध में ये नहीं था, ठीक है। तो ये गलत है। इसी के संबंध में जो अमृत बाजार पत्रिका थी, ठीक है, उसने रातों रात अपने अखबार को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन सोम प्रकाश जो
समाचार पत्र था उसने ऐसा नहीं कर पाया था, तो उस पर ये कार्रवाई की गई थी। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखना है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इसमें केवल सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 66। इसमें कहा गया कि बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास को सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से एक था। बक्सर के युद्ध के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि कंपनी को संपूर्ण मुगल भारत का दीवानी अधिकार मिल गया था। सेकेंड है कि बंगाल प्रशासन की द्वैध प्रणाली के अंतर्गत आ गया था। और थर्ड है यह युद्ध इलाहाबाद की संधि पर हस्ता हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि के बाद ही ये मतलब हुआ था, और ये 1865 में देखने को मिली थी। ठीक है, और बंगाल में द्वैध शासन के अंतर्गत आ गया था। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दीवानी का जो अधिकार था ये अंग्रेजों के पास था, लेकिन प्रशासन का अधिकार जो शासक के पास ही रह गया था। ठीक है, बंगाल के। और ये संपूर्ण मुगल भारत की दीवानी इसे नहीं मिली थी। इसमें जो ये संधि हुई थी इलाहाबाद की, इसमें आपको देखने को मिला था जो बिहार, बंगाल और जो उड़ीसा की दीवानी दी गई थी। ठीक है, और ये बक्सर का युद्ध जो आपको 1764 में देखने को मिला था, और ये 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी इसी युद्ध के परिणाम में। ठीक है, तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 67। इसमें कहा गया कि रोगन चित्रकला से तात्पर्य है। तो फर्स्ट है कि भारत के कच्छ क्षेत्र में हस्तचित्रित वस्त्र कला है। ठीक है, बी है राजस्थान में प्रचलित लघु कला है। सी है झारखंड के स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित अनुष्ठानिक भित्ति है कला है। ठीक है, डी है कि तेलंगाना में 3 रंगों की सूती चित्रकला है। तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन है, जो ये आपको देखने को मिलेगी भारत के कच्छ के क्षेत्र में हस्तचित्रित ये वस्त्र कला होती है। इसमें होता क्या है कि ये एक विशाल कैनवास या रंग बिरंगी धातु की एक छड़ होती है, जो मतलब उस पर ये चित्रकारी की जाती है हाथों से। ठीक है, और ये 300 साल पुरानी चित्रकला है, तो इसकी लोकप्रियता कम हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसीलिए इसको ये पूछा गया है। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है 68। इसमें कहा गया है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी फिक्की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसकी स्थापना जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जैसे भारतीय पूंजीपतियों के प्रयास से हुई थी। ठीक है, सेकेंड है कि फिक्की व्यापार संघ ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में बना है और राजनीति में हस्तक्षेप करने से प्रभावी रूप से स्वयं को प्रतिबंधित किया है। ठीक है, तो जो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये तो हमारा गलत है, क्योंकि ये प्रतिबंधित नहीं किया था। इसमें जो है राजनीतिक हस्तक्षेप इन लोगों ने महसूस किया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट, लेकिन फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि इसकी स्थापना जीडी बिड़ला, पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास जैसे पूंजीपतियों ने की थी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1927 में आपने देखी थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो हमारा इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, सेकेंड है कि इस अधिवेशन में स्वशासन व स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। और थर्ड है कि इस अधिवेशन में स्वदेश आंदोलन को बंगाल बिहार तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन था। तो अगर स्वदेशी आंदोलन की बात की जाए, तो ये जो बनारस की जो बात की जा रही है, तो इसमें ये गलत स्टेटमेंट है। स्वदेशी आंदोलन का इसमें वर्चस्व नहीं था। इसमें जो अधिवेशन हुआ था, तो ये आपको देखने को मिला था स्वदेशी आंदोलन, ये जी के गोखले थे, उनकी अध्यक्षता में ये स्वदेश के आवाहन की बात की गई थी और बहिष्कार की बात की गई थी, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके संबंध में। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है ये भी। और जो ये दादा भाई नौरोजी ने जो है ये कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, उसी में स्वशासन या स्वराज की मांग की गई थी इसमें। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, और 1905 का था, इसकी जी के गोखले ने जो है इसकी स्थापना मतलब सदस्यता की थी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, सारे के सारे हमारे स्टेटमेंट
गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 70 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1920 और 1940 के दशक तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो ए ऑप्शन है संघर्ष विराम संघर्ष, ठीक है। बी है कि स्वतंत्रता तक संघर्ष, और सी है कि संवैधानिक दायरे के भीतर संघर्ष, डी है कि ब्रिटिश शासन को हानि पहुंचाए बिना संघर्ष। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, जो संघर्ष विराम संघर्ष का उस समय प्रचलन किया गया था, क्योंकि जो उस समय ये 1920 से 1940 का जो दशक है, इसमें महात्मा गांधी की एंट्री हो चुकी थी और उनकी यही रणनीति थी, संघर्ष विराम संघर्ष। ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 71। इसमें कहा गया कि हाल ही में आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक और शिक्षक समग्र उन्नति पहल निष्ठा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार लाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। सेकेंड है कि इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आरंभ किया गया है। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आरंभ किया गया है, और ये बच्चों के बच्चों की क्षमता में निर्माण कार्य के लिए कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये निष्ठा को याद रखना है। इसको बहुत ज़्यादा ये कोविड-19 की महामारी जो चल रही थी, उसमें जब स्कूल बंद थे तो इसका बहुत महत्वपूर्ण हो गया था ये। ठीक है, तो इसका महत्व बढ़ गया था उस समय, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। और किसने लॉन्च किया ये भी याद रखना है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 72। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहे लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम यानी MSME आपातकालीन अनुक्रिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहल है। सेकेंड है कि इसका उद्देश्य MSMEs के लिए वित्त के प्रवाह को बढ़ाना और कोविड-19 संकट से गंभीर रूप से प्रभावित हुए जो क्षेत्र हैं उनमें। ठीक है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है हमारा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, क्योंकि ये मुद्रा कोष की पहल नहीं है। मुद्रा कोष जनरली ऐसे मामलों में ये करता नहीं है फंडिंग। ठीक है, ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, विश्व बैंक का, क्योंकि ये IMF होता है। ठीक है, यानी मुद्रा कोष होता है। इसका काम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट से जो कोई यानी भुगतान संतुलन की समस्या से जब कोई देश, उसका सदस्य देश जूझ रहा होता है, तब ये उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, अन्यथा ये बहुत कम इन चीज़ों में आता है। ठीक है, इन चीज़ों में आप लोगों को अगर गेस भी लगाना है तो वर्ल्ड बैंक ही इन चीज़ों में काम करती है, जो डेवलपमेंट या किसी चीज़ के संकट से निकालने की बात की जाती है। तो इसको कॉमन सेंस से भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, केवल 2 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 73। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हीलियम फ्लैक्स की घटना का सटीक वर्णन करता है। तो फर्स्ट है ए ऑप्शन, आंतरिक सौरमंडल से गुजरने पर धूमकेतु की प्रकाशित पुंज। ठीक है, बी है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से विद्युत उत्पन्न करने की तापनाभिकीय परिघटना। सी है कि मैग्नेटोस्फीयर में सौर पवन विक्षोभों के कारण प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन। और डी है कि तापमान और दबाव में वृद्धि के कारण तारे के क्रमिक विकास में लिथियम संवर्धन चरण। ठीक है, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन है, जो ये हीलियम फ्लैक्स की घटना ही यही होती है कि जो हीलियम फ्लैक्स होता है, ठीक है, उसी के हीलियम का संवर्धन चरण जो लास्ट वाला, जो जैसे तारे का जब निर्माण होता है, उसका जब अंतिम चरण होता है तारे के निर्माण का, उसी को जो है हीलियम फ्लैक्स घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है इन चीज़ों को। ठीक है, इन चीज़ों को तो बिल्कुल भूलना भी नहीं है। ठीक है, और इसमें अगर ये लिथियम जो होता है, लिथियम आयन इसमें तत्व होता है। हालांकि सारे जो तारे होते हैं उसमें लिथियम आयन नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ में पाया जाता है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है 74। इसमें कहा गया है कि वह अनुशूलन समिति में सम्मिलित हुए तथा लाहौर षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चलाया गया। राजनीतिक बंदियों के लिए श्रेष्ठतर व्यवहार की मांग करते हुए 63 दिनों तक चलने वाले अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। परिच्छेद में वर्णित व्यक्ति के बारे में बताना है कि कौन थे। तो ए ऑप्शन है जातिन दास हैं, बी है बाटुकेश्वर दत्त हैं, सूर्य सेन सी ऑप्शन है,
और डी है सत्येंद्र नाथ सन्याल हैं, ठीक है। तो हमारा देखो ए ऑप्शन सही है, जो जतिन दास हैं, ठीक है, इन्होंने ही 63 दिनों तक ये भूख हड़ताल की थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये युद्ध बंदियों में जो थे उन्हीं के संबंध में उनकी श्रेष्ठता के व्यवहार की मांग कर रहे थे, ठीक है, उन्हीं के संबंध में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने सभी ने अवज्ञा में भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 75 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि यह आंदोलन पूर्वी बंगाल में हुआ था और किसानों ने जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि का विरोध करने के लिए कृषक संघों का गठन किया गया था और संघर्ष का मुख्य रूप कानूनी प्रतिरोध था। इस विरोध के बाद काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बंगाल काश्तकार अधिनियम 1885 पारित किया गया था। तो जो उपयुक्त परिच्छेद में जो कहा गया है वो किस आंदोलन के बारे में बात की जा रही है? तो हमारा ए ऑप्शन है कि तेभागा आंदोलन है, बी है पाबना है, सी है नील विद्रोह है और डी हमारा है जो एका आंदोलन है, ठीक है। तो इसकी अगर जिसकी बात की जा रही है इसमें तो ये देखो बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जो पाबना आंदोलन था उसी के संबंध में ये कहा गया है, तभी ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 पारित किया गया था इनके संबंध में, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है 76। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या आंदोलन प्रकृति में सुधारवादी था? तो तत्वबोधनी फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड है रहनुमाई मज मजदायसन सभा और थर्ड है कि देवबंद आंदोलन, ठीक है। तो इसमें अगर सुधारवादी आंदोलन की बात करें तो तत्वबोधनी सुधारवादी आंदोलन था और रहनुमाई मजदायसन सभा, ये दोनों के दोनों आपको जो समाजवादी सुधारक थे, लेकिन ये जो था ये पुनरुत्थानवादी एक आंदोलन था, ठीक है। और इसकी स्थापना जो कासिम ननतौबी और राशिद अहमद गंगोहरी ने की थी। तो ये एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, ना कि समाजवादी। लेकिन अगर तत्वबोधनी की बात करें तो इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। और जो ये देखने को मिला था रहनुमाई मजदायसन सभा, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी और फिरदौसी ने मिलकर की थी, जो महिलाओं के लिए विशेषकर ये महिलाओं के बारे में बात करती थी, उनकी रक्षा, उनके बाल विवाह और इन सब बातों के लिए ये मतलब ये काम करता था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है बी ऑप्शन, ठीक है, थर्ड गलत है हमारा। नेक्स्ट है 77। तो इसमें कहा गया कि वह बंगाल में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1855 के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई। स्कूलों के सरकारी निरीक्षक के रूप में उन्होंने 35 बालिका स्कूलों का गठन किया। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के बारे में बात की जा रही है? तो ए ऑप्शन है कि देवेंद्र नाथ टैगोर है, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, सी है जगन्नाथ शंकर सेठी हैं और डी है हमारा कि करसन दास मूलजी हैं, ठीक है। तो देखो ये बी वाला ऑप्शन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ये बात की जा रही। उन्हीं ने ये ऐसे काम किए थे, उन्होंने 35 बालिका स्कूलों का गठन किया था और जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1855 के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 78 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 का सूरत अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि? तो ए ऑप्शन है कि कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्वीकार किया गया था, बी है कि कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजित हो गया था और सी है कि स्वदेश आंदोलन आरंभ हुआ था और डी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था। तो देखो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी थे, ठीक है, वही सूरत में ये विभाजित हो गए थे, क्योंकि इनमें तालमेल नहीं बन सका था, क्योंकि जो गर्मपंथी थे वो स्वराज को की बात कर रहे थे, उसका प्रस्ताव पारित करने की बात कर रहे थे और इस सभा का अध्यक्ष बनाने के लिए लाला लाजपत राय को कह रहे थे कि बनाने के लिए, लेकिन इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये बनाए गए थे जो आपको देखने को मिले थे रास बिहारी घोष, ठीक है। तो इसी के संबंध में ये मतभेद हो गए थे और उसी के संबंध में ये सारा झगड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद ये अब जाके मिलेंगे लखनऊ, जो लखनऊ का समझौता होगा 1916 वाला, ठीक है, तो उसमें ये सब मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो इसमें हमारा जो स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 79। में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने
1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो फर्स्ट है कि महात्मा गांधी, बी है कि भीमराव अम्बेडकर, सी है जवाहरलाल नेहरू और के केलप्पन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। और इसमें इसकी स्थापना की थी क्योंकि जो हरिजन जो अस्पृश्यता और स्वराज का निवारण करने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया था, इसकी स्थापना के लिए महात्मा गांधी द्वारा। और इसकी स्थापना संस्थापक थे घनश्याम लाल बिडला। और ठीक है, तो इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। तो इसमें कहा गया कि साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कोई भी भारतीय साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। और सेकेंड है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की अनुशंसा की थी। तो ये गलत है, डोमिनियन स्टेटस की अनुशंसा इन लोगों ने नहीं की थी। जो फाइनल इनकी रिपोर्ट 1930 में आई थी, ठीक है, तो उसमें इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था और इसमें कोई भारतीय नहीं था। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, और जो साइमन कमीशन था तो ये 1927 में इसका गठन किया गया था और 1928 में मतलब इंडिया में पहुंचा था। इसमें 7 सदस्य थे जो कि जिसमें कोई भारतीय नहीं था। नेक्स्ट है हमारा 81 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1858 के पश्चात सेना में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात कम कर दिया गया था। ठीक है, सेकेंड है कि यूरोपीय सैनिकों को भौगोलिक और सैन्य रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया था। तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि यूरोपीय सैनिकों को भौगोलिक और सैन्य रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात कर दिया गया। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि जो ये 1858 वाला जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, इसके बाद जो यूरोपीय सेनाओं की संख्या बढ़ा दी गई थी लेकिन भारतीयों की कम की गई थी इसमें। तो इसमें कहीं जो बंगाल वाला क्षेत्र था यहाँ 1:2 में था, मतलब एक भारतीय होगा तो 2 सिपाही जो है आपको यूरोप के दिखेंगे। और मद्रास और अगर बम्बई की बात करें तो वहाँ 2:5 का था। ठीक है, तो इन संबंध में आप लोगों को याद रखना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। इसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी घटनाएं घटी थी? तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव, सेकेंड है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत अस्वीकार करने का प्रस्ताव और पूर्ण स्वराज की घोषणा, और डी है फोर्थ है हमारा कि मूल अधिकारों का प्रस्ताव। तो देखो इसमें ये मूल अधिकारों का भी प्रस्ताव नहीं किया गया था, ठीक है, लेकिन पूर्ण स्वराज की जो है इसमें घोषणा की गई थी। 1919 का जो लाहौर सेशन था इसके अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करें तो ये भी गलत है क्योंकि इसका जो मुस्लिम लीग ने 1940 में इनका जो सेशन हुआ था, ठीक है, मुस्लिम लीग का 1940 का सेशन हुआ था लाहौर सेशन, उसी में इन्होंने इसको अनाउंस किया था। और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है क्योंकि जो ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1930 वाला, ठीक है, 1931 का जो लाहौर मतलब कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव और आर्थिक कार्य नियोजन कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया गया था। तो ये भी हमारा गलत है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट केवल सही है, ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट बी सही हो गया। और इसमें जो 1929 का लाहौर सेशन था तो ये पूर्ण स्वराज की इसमें घोषणा कर दी गई थी। और इसके साथ साथ देखने को मिला था जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, उसको 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी इसमें। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा 83। इसमें कहा गया कि 19वीं सदी के नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह विद्रोह संयुक्त प्रांत के पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, सेकेंड है कि यूरोपीय बागान मालिकों के विरुद्ध यह विद्रोह बाद में औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, सेकेंड है कि थर्ड है कि यह समस्या की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए नील आयोग में पाया गया कि नील की खेती की प्रणाली दमनात्मक है। ठीक है, तो इसको निरस्त कर दिया गया था उसके बाद। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट जो है ये गलत हो गया, फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि ये बंगाल में देखने को मिला था ना कि
पश्चिमी और संयुक्त प्रांत में। और ये जो यूरोपीय जो बागान मालिकों के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था, लेकिन औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध नहीं हो पाया था, क्योंकि इन लोगों ने एक स्टैंड ले लिया था कि नील आयोग का गठन कर दिया था उसी समय, ठीक है। तो ये नहीं हुई थी समस्या, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 84, इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के अधिवेशनों और भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक गतिविधियां आरंभ करने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। सेकेंड है कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन ने स्वतंत्रता संघर्ष के आह्वान का भारतीय रियासतों के लोगों तक विस्तार किया था, ठीक है। तो देखो ये गलत है ये स्टेटमेंट, और ये फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि इन्होंने जो भारतीय रियासतों के लोग थे उनको कांग्रेस में अनुमति तो दी थी, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें अनुमति नहीं दी थी, ठीक है। लेकिन जो हरिपुरा वाला अधिवेशन था यही मतलब यही प्रारूप दोहराया गया था कि आप जो क्षेत्रीय संगठन है उनके द्वारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन अपने राज्य की मांग के लिए जो कांग्रेस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो राजनीतिक गतिविधियों से इन्हें बाहर रखा गया था। लेकिन उसके बाद हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का, उसमें इनको जो है एक समानता के आधार पर इनको मतलब प्रदान किया गया था कि इनको फिर राजनीतिक गतिविधियों में भी इनका अधिकार हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। तो दोनों के दोनों गलत हैं स्टेटमेंट, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 85 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहे दल विरोधी कानून के अंतर्गत विधायकों की निर्भरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत किसी सदस्य के निर्हर घोषित होने पर भी उसे तत्काल मंत्री नियुक्त किया जा सकता है तथा पुनः निर्वाचित होने के लिए 6 माह का समय मिलता है, ठीक है। सेकेंड है कि सांसद या विधायक के रूप में त्याग पत्र देना बाद में उसके अन्य दल में शामिल होना निर्हर का आधार नहीं है। तो ये तो हमारा सही है स्टेटमेंट। अगर कोई त्याग पत्र दे देता है उसके बाद किसी पार्टी में राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो ये निर्भरता का आधार नहीं होगा उसका, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि इसमें अगर कोई त्याग पत्र देकर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको तुरंत जो मंत्रिपरिषद मतलब मंत्री बनाया जा सकता है और 6 महीने का समय मिलेगा, तो उसको चुनाव के बाद वो फिर अपनी कैबिनेट में आ सकता है। लेकिन अगर जो किसी को निर्हर घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति निर्हर घोषित किया गया है उसको तुरंत फिर मंत्री नहीं बनाया जा सकता। उसका केवल एक ही साधन है, वो चुनाव लड़के ही दोबारा आए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो फर्स्ट वाला हमारा गलत है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट है 86, इसमें कहा गया है कि प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब और फ्रांसीसी बलों के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। सेकेंड है कि इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो देखो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं, क्योंकि मीर जाफर को बंगाल का नवाब इसके बाद बनाया गया था, क्योंकि ये युद्ध हुआ था बंगाल का नवाब और फ्रांसीसी उसके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव, और इधर से थे जो बंगाल के शासक थे सिराजुद्दौला, उनके बीच हुआ था ये युद्ध 1757 में, ठीक है। तो उन्हीं के संबंध में था। तो ये हमारा गलत, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 87 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1928 की नेहरू रिपोर्ट की मांगे थी, ठीक है। तो फर्स्ट है कि नेहरू रिपोर्ट में सभी प्रांतीय सरकारों में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग सम्मिलित थी, ठीक है। सेकेंड है कि इसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और धर्म से राज्य के पृथक्करण की अनुशंसा की थी, और थर्ड है कि इसने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग इसमें नहीं की थी, इसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। इसीलिए ये तो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही नहीं माना गया था, जबकि उनके पिताजी ने मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट तैयार की थी, और सुभाष चंद्र बोस भी इसका विरोध कर रहे थे और सभी ने विरोध किया था। जिन्ना भी इसका विरोध कर रहा था क्योंकि उनको आरक्षण नहीं दिया गया था। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है।
लेकिन फर्स्ट वाला सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें वयस्क मताधिकार और धर्म राज्य के पृथक्करण की अनुशंसा की गई थी इसमें, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। इसमें कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध शक्तिशाली आंदोलन का आरंभ क्यों हुआ था। तो इसमें फर्स्ट है कि इसने ये ऑप्शन, इसने राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया था, ठीक है। बी है कि इसने औद्योगिक श्रमिकों को व्यापार संघ स्थापित करने से मना कर दिया था। और सी है कि इसने छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। और डी है कि इसने बिना मुकदमा चलाए कारावास का प्रावधान किया था। तो इसका सी वाला ऑप्शन है जो कनिंघम सर्कुलर था, जो इसमें छात्र थे वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते थे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, कहा था कि अगर ये लोग भाग लेंगे तो इनके अभिभावकों से आश्वासन तक लिया गया था कि अगर ये लोग भाग लेंगे तो इनको इसमें नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो उसके संबंध में ये था, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 89 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दल 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार में भागीदार थे। तो फर्स्ट है कि लिबरल फेडरेशन था, ठीक है। सेकेंड है कि बहिष्कृत हितकरणी सभा थी। और थर्ड है कि भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस और हिंदू महासभा, ठीक है। तो देखो इसमें जो बहिष्कार, जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, लिबरल फेडरेशन ने किया था, और औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था। लेकिन जो बहिष्कृत हितकरणी सभा थी, इसकी स्थापना की थी भीमराव अम्बेडकर ने। इन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर को भी दे सकते हैं कि उन्होंने समर्थन किया था साइमन कमीशन का कि विरोध किया था, तो इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। और इसकी स्थापना बहिष्करणी सभा की स्थापना 1928 में भीमराव अम्बेडकर ने ही की थी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो हमारे जो इसमें सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम आए, उन्होंने लगभग एक शताब्दी तक पूर्वी व्यापार का एकाधिकार बनाए रखा, फिर भी वे भारत में प्रभुत्व बनाए रखने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके व्यापारियों को भू स्वामी जमींदारों की तुलना में कम शक्ति प्राप्त थी, ठीक है। सेकेंड, अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में वे नौवहन के विकास में पिछड़ गए थे, ठीक है। और थर्ड है कि उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था। तो देखो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो पुर्तगाली थे वो ईसाई धर्म को प्रमोट करते थे और हिंदू लोगों को ईसाइयों में कन्वर्ट करते थे, तो इसीलिए उनसे जो है इन्होंने विश्वास ये नहीं बना पाए थे, ठीक है। और यूरोपीय शक्तियों से ये पिछड़ गए थे, क्योंकि नौसैनिक शक्ति इनकी कमज़ोर होती चली गई थी बाद में। पहले बहुत अच्छी थी क्योंकि ब्लू नील पॉलिसी थी इनकी, लेकिन बाद में ये पिछड़ गए थे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो आपको देखने को मिलेंगे ये सही है, तो हमारा जो डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 91 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों ने किया था। तो फर्स्ट है कि महानगरों के लिए खाद्य पदार्थों और कच्चे माल आपूर्ति के रूप में उपनिवेशों का परिवर्तन। सेकेंड है कि महानगरीय विनिर्माताओं के लिए बाजार और ब्रिटिश पूंजी के निवेश हेतु क्षेत्र। तो इनकी अगर बात की जाए तो इसमें जो व्यापारी थे, ठीक है, तो इसमें तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि उनको उनको एक महानगरी विनिर्माताओं के लिए एक बाज़ार मिल गया था उनको, ठीक है। और कच्चे माल और खाद्य की आपूर्ति के लिए एक मतलब उपनिवेश का परिवर्तन हुआ था, और पूंजी निवेश जो ब्रिटिश के पूंजीपति थे उनका निवेश का एक माध्यम बन गया था ये, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है तीनों के तीनों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 92। इसमें कहा गया है कि भारत में सिविल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रसंविधात्मक सिविल सेवाओं और गैर प्रसंविधात्मक सिविल सेवाओं का आरंभ किया था, ठीक है। सेकेंड है कि लॉर्ड डलहौजी ने सिविल सेवाओं में भर्ती होने वाले प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में लॉर्ड वेलेजली है, डलहौजी नहीं। तो लॉर्ड वेलेजली ने सिविल सेवाओं में भर्ती होने वाले प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और 1853 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकाओं के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा
परीक्षा का प्रावधान किया था। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये तीनों के तीनों सही हैं, क्योंकि इन्होंने जो सिविल सेवाओं के लिए जो ये सुविधाएं शुरू की थी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। और ये डलहौजी सॉरी, डलहौजी बहुत याद आता है यार, सॉरी सॉरी, हाँ ये तो वेलेजली हैं। तो वेलेजली ने जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जो सिविल सेवक थे उनकी प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। और ये जो 1853 में जो चार्टर एक्ट था, जिसके अंतर्गत खुली प्रतियोगिता कराने जाने की का प्रावधान किया था, और पहली बार 1855 में खुली प्रतियोगिता कराई गई थी, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कहा गया है कि क्रांतिकारी समाजवादी नेता भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? तो फर्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सेकेंड है कि नौजवान सभा, भारत सभा, और वर्क्स एंड पीजेंट पार्टी। तो ये तीनों से संबंधित है, ये जो भगत सिंह थे, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। और नौजवान सभा की स्थापना तो स्वयं इन्होंने ही की थी, ठीक है, 1928 में। और 1925 में पीजेंट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में। और 1928 में ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका पहले नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके बाद 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट पूछा जाता है कि इसका पुनर्गठन कब किया गया था। नेक्स्ट है 94। इसमें कहा गया कि हाल ही में आरंभ की गई कृषि अवसंरचना कोष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य फसल उपरांत अवसंरचना में सुधार से संबंधित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है, ठीक है। और सेकेंड है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये गलत है, ये केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर का होता है, उसमें एक भाग तो योजना पे जो खर्च होता है वो स्टेट देता है, ठीक है, और एक सेंटर देता है। लेकिन जो सेंटर सेक्टर की स्कीम होती है, इसमें पूरा का पूरा जो खर्च होता है, यानी राजस्व होता है या वित्त होता है, वो पूरा का पूरा सेंटर देती है, ठीक है। तो ये सेंटर की योजना है, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है फसल उपरांत अवसंरचना में सुधार से संबंधित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, ठीक है। तो ये योजना बहुत अच्छी है, और ये 2020 से 2029 तक रहने वाली है, तो ये इम्पोर्टेंट है। 10 साल का ये है प्रोविज़न, और इस साल इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में फैक्ट याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 95। इसमें कहा गया कि चौकीदार विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि चौकीदार विरोधी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग बन गया है, ठीक है। और चौकीदार एक कर था जिसे पंचायतों द्वारा ग्राम पर आरोपित किया जाता था। और ये थर्ड स्टेटमेंट है कि दक्षिण और उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न भागों में प्रतिष्ठित था, यह मतलब उस भागों में देखा गया था। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये आपको भारत के पूर्वी क्षेत्रों में देखा गया था, पूर्वी भारत में, ठीक है। तो ये गलत है। और ये चौकीदार विरोधी अधिनियम सविनय अवज्ञा का भाग बन गया था, और ये मतलब गाँव पे एक मतलब पंचायतों द्वारा गाँव पे एक कर आरोपित किया जाता था चौकीदारी के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में था, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। इसमें कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑनगेस्ट टॉर्चर यानी अनकैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही स्टेटमेंट है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि ऐसे देश में अपराधियों के प्रत्यार्पण प्रतिबंधित करता है जहां यातना का खतरा रहता, मतलब यातना का खतरा होता है। और सेकेंड है कि भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी अभिपुष्टि की है, ठीक है। तो देखो ये जो यातना के लिए ही मतलब अपराधियों के प्रत्यार्पण प्रतिबंधित करता है, क्योंकि ये यातना वाला जहाँ खतरा होता है उन पे प्रतिबंध आरोपित करता है, ठीक है। और ये भारत ने इस पे हस्ताक्षर तो कर दिए हैं, बट इसकी अभी अभिपुष्टि नहीं की है। इसका एक एक्ट भी पारित किया जा चुका है, लेकिन अभी उसे लागू नहीं किया गया है। यातना एक्ट 2010 पास किया गया है, लेकिन अभी उसे लॉन्च नहीं किया गया है, तो इसका मतलब इसने अभिपुष्टि नहीं की है अभी। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसमें कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में खुदाई खिदमतगारों ने आयोजित किया था। तो पंजाब में किसान आंदोलन, बी है कि गुजरात में जनजातियों के उत्थान के लिए आंदोलन, और सी है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन, और डी है कि भारत में ब्रिटिश शासन के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन। तो देखो ये सी वाला ऑप्शन है, इसके बारे में तो हम कई बार डिस्कस कर लिए हैं, इसी पेपर में था, ठीक है, 3 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बारे में आप लोग देख लेना, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खां थे इसके प्रमुख जो सक्रिय नेता। नेक्स्ट है कि सक्रिय औषधि सामग्री यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटर इंग्रेडिएंट के बारे में एपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि एपीआई औषधि के निर्माण हेतु आवश्यक औषधि उत्पाद की जैविक रूप से सक्रिय सामग्री है, और सेकेंड है कि भारत में एपीआई का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन है। तो ये इसके बारे में बताना है, भारत है, तो ये गलत है, ये इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक नहीं है, ये चाइना है इसका सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो ये थर्ड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है, उत्पादन करता है इसका। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट हमारा, और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि इसमें एक आवश्यक औषधि उत्पाद की जैविक रूप से सक्रिय सामग्री होती है। तो ये वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट होता क्या है, आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो मैं बता दूं कि जो एपीआई होता है ये एक मतलब जैसे एक मेडिसिन होती है, तो उसमें उदाहरण के लिए मान लिए कि मेडिसिन है, तो उसमें एक दर्द के लिए अगर कोई दवा मिला दी जाती है, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट, ठीक है, वो मिला दिया जाता है, उसी को एपीआई के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा 99 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने सक्रिय रूप से औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों की मांग की थी। सेकेंड है कि शशिपथ बनर्जी ने श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए भारत श्रमजीवी पत्रिका को प्रकाशित किया था। और थर्ड है कि 1890 में नारायण मेघाजी लोंखड़े ने बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन का आरंभ किया था। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, मिल एंड मिंड एसोसिएशन का आरंभ 1890 में नारायण मेलाघी लखाड़े ने किया था मजदूरों के लिए ही, ठीक है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि शशिपथ बनर्जी ने श्रमिकों के लिए शिक्षित करने के लिए श्रमजीवी पत्रिका का जो है प्रकाशन भी किया था। लेकिन फर्स्ट वाला ये गलत है, क्योंकि इसमें जो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने जो सक्रिय रूप से जो कहा गया है कि श्रमिकों के अधिकार की मांग की थी, तो नहीं, ये पहले शुरुआती में ये सक्रिय नहीं थे, बाद में वो चीज़ें बढ़ी, लेकिन शुरुआत में ये लोग बहुत कम ध्यान देते थे इन लोगों पे, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसकी जो श्रमिकों के लिए एक जो संगठित आयोग मतलब संगठन बनाया गया था, जो संगठित था, वो 1920 में बनाया गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसकी संस्थापक थे लाला लाजपत राय, ठीक है, तो इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। तो उसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद ये लोग अपने जो है अधिकारों की मांग करने लगे थे संगठित रूप से। नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है वर्ष 1942 में युद्धोपरांत मतलब युद्ध के उपरांत आर्थिक विकास समिति ने बॉम्बे प्लान मसौदा तैयार किया था। बॉम्बे प्लान ने निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया था। फर्स्ट है व्यापक भूमि सुधार, सेकेंड है कि उत्पादन का सहकारिताकरण, ठीक है, और थर्ड है कि श्रमिक कल्याण योजना की श्रृंखला, और पूर्ण राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो देखो इसमें पूर्ण राष्ट्रीयकरण की बात नहीं की गई थी, जो बॉम्बे प्लान था, इसमें व्यापक भूमि सुधार की बात की गई थी, उत्पादन का सहिताकरण किया गया था, ठीक है, और श्रमिक कल्याण योजनाओं की श्रृंखला के बारे में भी उनके हित में बात की गई थी, ठीक है। तो ये गलत है ये स्टेटमेंट, और 1944 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, मतलब बॉम्बे प्लान 1944 में लाया गया था, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए, मतलब हमारे 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक कर दिया करो, एक लाइक तो बनता ही है, और प्लीज़ शेयर कर दिया करो थोड़ा सा यार, थोड़ा सा तो मोटिवेशन आए मेरे को, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा तैयार हूँ। देखो कितनी मुसीबत करके ये मतलब अपना रिस्क लेके आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कह रहे थे इसलिए। तो उसके लिए फिर
देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी होगा देखेंगे उसको, ठीक है। तो फ़िलहाल अपनी पढ़ाई करो, जो भी होगा देखा जाएगा, डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।